लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध बहुत चर्चित रहा है। जिन लोगों ने भी अपने माता पिता से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुनी हैं, उन्होंने कारगिल युद्ध अपने सामने देखा, लेकिन देखकर भी नहीं देखा क्योंकि वो मोर्चे पर नहीं थे। मोर्चे पर क्या हो रहा था, हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारे वीर सपूत किस तरह लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहानियाँ तो मोर्चे से ही आया कोई जवान हमें बताएगा, और कहानियाँ आई ही वास्तव में वहाँ से ही हैं। ऐसा ही एक राइफलमैन जवान हमारे बीच आज हमारे स्टूडियो में है। उन्हें वीर चक्र मिला है। उनका नाम है राइफलमैन जयराम सिंह। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको स्टूडियो में देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिसने कारगिल में हमारे देश के लिए मोर्चा संभाला, आज वो व्यक्ति हमारे स्टूडियो में है। धन्यवाद मैडम। अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ यादें कारगिल की आपके मन में कहीं ना कहीं हिलोरे लेती होंगी। कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ दुखद भी होंगी। जी मैम। और क्योंकि कारगिल विजय दिवस है तो हम उन यादों को चाहेंगे कि आप हमारे साथ बांटें। आपका कारगिल का वो जो दौर था, किस तरह से आपको वहाँ पहुँचना हुआ, या आप वहीं ड्यूटी पर थे? धन्यवाद मैडम, पहले तो आपको कि आपने जो हमारी कारगिल की पुरानी यादें हैं उनको फिर से ताज़ा आज आप कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि जब कारगिल की लड़ाई 99 में शुरू हुई, उस समय मेरी सर्विस मात्र 2 साल 4 महीने थी और मेरी नई नई कश्मीर के अंदर पोस्टिंग हुई थी। कश्मीर में कहाँ पे? हाँ, कश्मीर के अंदर दुर्गमुल्ला सेक्टर है, कुपवाड़ा के दुर्गमुल्ला के अंदर, उसके कांडी के गांव में हम पोस्टेड थे वहाँ पर। और जिस समय ये हुआ उस समय ऐसे कोई वहाँ समाचार मिलने के ऐसे कोई संसाधन नहीं थे। तो आप वहाँ पोस्टेड थे, तो वहाँ उस वक्त कोई ऑपरेशन चल रहा था या वैसे पोस्टिंग थी नॉर्मल? ऑपरेशन वहाँ चलते रहते थे मिलिटेंट्स के खिलाफ में। और जब हम जिस समय ये कारगिल का एपिसोड हुआ, उस समय भी हमारा 72 घंटे का एक ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन में थे। और वहाँ से एक ये जो छोटे रेडियो सेट होते हैं, इनमें ये खबरें आ रही थी कि भाई कारगिल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलिटेंट घुसा है और उन्होंने हमारे कुछ पोस्टों पे कब्जा कर लिया। हमें नहीं पता था कि हमें कल ही वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी खबरें वहाँ आ रही थी। और अचानक 24-25 तारीख को मई के अंदर मैसेज मिलता है कि आप नीचे आओ, तुरंत आपको वापस आना है कैंप के अंदर। और जब हम कैंप में पहुँचे तो हमारे पहुँचने से पहले वहाँ हमारा जो कैंप था वहाँ बीएसएफ ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। जो हमारे मोर्चे थे, जहाँ हम रहते थे, पूरा लिविंग वगैरह। और मुझे तुरंत आदेश मिला था कि मैं एडवांस पार्टी में अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ से आपको जाना है, हवलदार सरवण सिंह जी सेंगर के साथ में, जो ग्वालियर के रहने वाले थे। और बाद में वो इसी लड़ाई में 28 जून 99 को वीरगति को प्राप्त हुए। वो मेरे गुरु भी थे, उनसे मैंने ट्रेनिंग भी ली थी। तो वहीं से फिर ये हम 25 मई 99 को वहाँ से सोनामार्ग आए, श्रीनगर में एक रात होल्ड किया और नेक्स्ट डे वहाँ पर हमारी जो पूरी बटालियन सोनामार्ग के अंदर पूरी बटालियन आ गई थी। और वहाँ जो ऑपरेशन चल रहा था ऑलरेडी आपका कुपवाड़ा में, उसका क्या हुआ? उसको वो जो ऑपरेशन है वहाँ से हमने उसको तो छोड़ दिया। अब वो तो दूसरी जो बटालियन है जिनको टास्क दिया हो गया होगा हमारे जाने के बाद में, उसके बाद पता नहीं चलता। हम तो वहाँ से आगे कौन पीछे से कर रहा है, वो तो ब्रिगेड की ड्यू की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। या ऐसा होता है लड़ाई के अंदर कि जब सेना को लड़ाई में आगे कर देते तो उनकी जगह पीछे बीएसएफ ले लेती। बीएसएफ उनकी जो भी वो काम कर रहे थे वो काम फिर बीएसएफ करती है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे मोर्चा संभाला फिर? सोनामार्ग के अंदर 26 तारीख को जब हम वहाँ थे, हम कैंप कर रहे थे, वहाँ हमें टाइम मिला था। क्योंकि ऊपर अल्टीट्यूड में जाने से पहले अगर सीधे अल्टीट्यूड में जाते तो उल्टी दस्त इस प्रकार की जो बीमारी है वो हो जाती है। तो सोनामार्ग में ये समय मिला कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर 5-6 दिन के लिए रुकें और क्लाइमेट सेट करें। क्लाइमेट सेट करें।
तो उसी समय 26 तारीख को वहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने हमारे 2 विमान फाइटर जेट गिरा दिए थे, जिसमें आहूजा और नचिकेता थे कैप्टन। और उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि अभी बड़ी लड़ाई इसमें छिड़ेगी। जो हमारे शहीद हो रहे थे उस समय भी, जो शहीद हुए वो वहाँ से जो हमारे बोडियाँ आ रही थी, उनके शहीद के पार्थिव शरीर आ रहे थे। और तो उसको देख के लग गया था कि अभी लड़ाई यहाँ, ये सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं है, ये कुछ ये आर्मी का पूरे जो पाकिस्तान की ट्रेंड जो सोल्जर हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो है। और उसके बाद में 1 जून 99 को हम सोनामार्ग से थोड़ा ऊपर गुमरी से आगे, वहाँ पर गुमरी के अंदर ही मीनामार्ग पड़ता है जगह, एक पुल है, छोटा लकड़ी का पुल था, आजकल तो वहाँ पूरा बड़ा पुल बन गया है, मैं गया हूँ अभी भी। तो वहाँ पर एक जो पहाड़ी थी उसकी तलेटी में हमारा कैंप लगा। वहाँ पर जैसे वहाँ गए, पहली ट्रेजेडी हमारी वहाँ पर, एक जो नाई था हमारा रामकरण, वो इस मौसम की वजह से ही वहाँ जैसे गए और उसकी डेथ हुई वहाँ पर, वो शहीदी पहले हुई है हमारे वहाँ पर। और वहाँ हमने वहाँ भी क्लाइमेट सूट किया। जो दूसरी बटालियन थी, ये टोलोलिंग से नीचे पड़ता है इलाका, जो टोलोलिंग जहाँ से पाकिस्तानियों का कैप्चर कर लिया था पूरा, और वहाँ से जो रोड है श्रीनगर लेह का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, इसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था उन्होंने फायरिंग से। वहाँ से टोलोलिंग और टाइगर हिल से जो फायरिंग करते थे वो ऊपर से करते थे। उससे हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं निकल पाती थी रोड से, बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया था। रात के अंदर बिल्कुल गाड़ियों की लाइट बंद करके हम बहुत कम रोशनी के अंदर उनको, गाड़ियों को एक एक के बहुत धीमी आवाज़ में करते हुए बहुत धीमे धीमे उनको क्रॉस कराते थे। एक एक गाड़ी, जो भी सामान आता था, जो हमारे अम्नेशन आते थे, हथियार आते थे पीछे से, उनको बहुत मुश्किल से आगे पास करने के लिए हम उनको वो कराते थे। इसी दौरान टोलोलिंग के ऊपर हमारी 4 बटालियन ने अटैक किया हमसे पहले। ग्रेनेडियर 18 ग्रेनेडियर ने किया, जाट ने किया, 9 पैरा ने किया। लेकिन वो जो अटैक हमारे टोलोलिंग पे थे, वो हाइट पे पाकिस्तानी जो थे, आर्मी थी, वो हाइट पे थी, हमारी जो जवान नीचे से चढ़ रहे थे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। कोई से नीचे उनको देखना बहुत कोई भी आसान था। अटैक सफल नहीं हुआ। और अच्छा, और हमारे 18 ग्रेनेडियर के जवानों की तो लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी साहब और उनके साथ जो जवान थे वो तो शहीद हो गए थे, और उनकी जो पार्थिव देह भी हम नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो बीच में थी, उधर उनकी फायरिंग, इधर हमारी। और 18 ग्रेनेडियर के हमारे जवान बहुत मुश्किल हालात में मात्र कुछ पत्थरों की संगड़ के पीछे और उनका मुकाबला कर रहे थे, जहाँ तक हमारा वो ऑक्यूपाई हमने कर रखा था। उसी समय हमें 12 जून 99 को हमारी पलटन को टास्क मिला कि आपको 12 जून 99 को अटैक करना है टोलोलिंग पे, टोलोलिंग को कैप्चर करना है। और इसकी पूरी तैयारी हुई, पूरी तैयारी की। हमारे जो सीओ साहब थे कर्नल रविंद्रनाथ साहब, बहुत ही बहादुर, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज़बरदस्त जो कमांड उनकी थी, उन्होंने इसकी पूरे इलाके की कई टीमें भेज के रेकी करवाई, खुद हेलीकॉप्टर से रेकी की, और पूरी इसकी ज़बरदस्त प्लानिंग बनाई कि 2 तरफ से अटैक किया जाएगा इसके ऊपर, टोलोलिंग के ऊपर। एक तरफ से राजपूत अटैक करेंगे, एक तरफ से जाट अटैक करेंगे। राजपूताना राइफल्स और राजपूताना राइफल्स में 2 ही कौम मेन होती हैं, जाट और राजपूत। अल्फा और डेल्टा राजपूत कंपनी होती हैं, ब्रो चार्ली जाटों की कंपनी होती है। तो उन्होंने दोनों तरफ से, एक को नाम दिया गया था प्रभात बैंकर, जहाँ पर मेजर अधिकारी साहब का जो पार्थिव देह थी वहाँ तक पहुँच गए थे, वहाँ तो उनकी वो जहाज शहीद हुए थे। और दूसरी तरफ से टोलोलिंग टॉप, तो प्रभात बैंकर की तरफ से तो हमें जो डेल्टा कंपनी थी उन्हें टास्क दिया था, और हमारी रिजर्व अल्फा कंपनी दूसरी, वो भी राजपूत कंपनी थी। और दूसरी तरफ चार्ली कंपनी टोलोलिंग टॉप की तरफ से उनको टास्क मिला, और ब्रो उनकी रिजर्व थी। दोनों तरफ से हमले की प्लानिंग हुई, और 11 जून 99 को ही रात को पूरा ऊपर चढ़े हम लोग। खाने के लिए, पीने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं थी, मात्र ये जैसे खुरमले होते हैं अपने यहाँ घरों में बनाते हैं, और स्वाड़ी जो होती है वो, और कुछ ताज़ा अगर कुछ जैसे हो पाता था, 1 आध दिन का, 1-2 टाइम का रोटी और अचार, इस टाइप का खाना। और थोड़ा जितना पानी हम कैरी कर सकते थे, जितना जवान कैरी कर सकता। सबसे मेन प्रॉब्लम पानी की रहती थी कि ऊपर पिएंगे क्या, तो जितना हम कैरी कर सकते थे उतना पानी, और
बाकी एक स्लीपिंग बैग का भी एक छोटा, वो 2 आते थे स्लीपिंग बैग, उसमें से एक उसका पार्ट ये लेके, और लगभग हमारा जो वेट था 25-26 केजी वेट के साथ में हम लोग रात भर 12 घंटे ऊपर चढ़े। आर्म एमिनेशन भी तो साथ में होता है ना? हाँ, आर्म्स अम्नेशन और हमारा जो सारा सामान ये लेके हम ऊपर चढ़े। तो इतना वजन लेके ऊपर चढ़ना मतलब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल चढ़ा- काम है, लेकिन उस समय एक तो हम बहुत जवान उस समय ट्रेनिंग करके निकले थे, और इतनी प्रैक्टिस थी और एक जोश था, तो उसमें ये वजन वगैरह ये कोई बहुत बड़ी बात लगी नहीं, बहुत इसमें ज़्यादा वो नहीं लगा। आपको मैं बताऊं कि मेरा ही जैसे हथियार था उसमें LMG, तो 9.1 केजी तो LMG का ही वजन होता है, LMG का वजन। आपका जो राइफल था? राइफल से बड़ी होती है LMG, लाइट मशीन गन, जो एक साथ फायरिंग करती है, उसमें से गोलियां एक साथ ब्रस्ट फायर होता है, तो आप मतलब 32 गोली भी एक साथ निकाल सकते हो, उसमें से एक साथ फायर कर सकते हो ये एक ही ब्रस्ट के अंदर। और उसकी जो मैगजीन आती थी, तो हम एक एक जवान, जैसे मैं 12 मैगजीन कैरी करता था, एक एक का वेट आप 8.1 केजी मतलब उसका वेट मैगजीन का, तो आप समझ सकते हैं कि 21 किलो के समथिंग तो इन्हीं का वेट हो गया, 20-21 किलो वेट तो इन्हीं का ही हो गया। और फिर पर्सनल सामान, खाना वगैरह, पानी वगैरह, तो नॉर्मली है कि आप 26, 27, 30 केजी तक भी वेट हो जाता था। उसकी एस बैरल भी होती थी उसके साथ में, तो ये सारा जो वेट है और वेट करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमें लगता नहीं था, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त थी, राजरीफ की ट्रेनिंग बहुत तगड़ी थी, और इतना ट्रेनिंग की हुई थी कि ये सब मुश्किल नहीं लगता था। 12 जून 99 को हम ऊपर पहुँचे, उस समय उनका बहुत ज़बरदस्त बम्बारमेंट वहाँ चल रहा था। हमारे ग्रेनेडियर के जो जवान हैं उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में वहाँ मोर्चा लिया हुआ था। पूरे दिन हमने उस पूरे इलाके को देखा। हमारे जो कंपनी कमांडर थे मेजर मोहित सक्सेना साहब, उन्होंने एक एक प्लाटून को, एक एक जवान को, एक एक सेक्शन को उनका मोर्चा समझाया कि रात को आपको कहाँ अटैक करना है, आपको यहाँ फायरिंग करनी है, आपको इस तरफ से फायरिंग करनी है, आपको इस तरफ से करनी। नीचे कम से कम 120 RT की गनें लगी थी, जिसमें बोफोर्स, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, ये सब वहाँ पर थे। मेजर जनरल महेंद्रपुरी साहब वहाँ पर खुद, ब्रिगेडियर ओल साहब वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल कर रहे थे। और ऐसे हालात में ये पूरी तैयारी थी। रात को 8 बजे का एचावर था, सारी चीज़ें तैयार थी। और इसके अंदर जैसे ही 8 बजे वहाँ, जब उस समय तक तो पूरा साइलेंट था, पाकिस्तान वालों को ये नहीं पता चले कि यहाँ इतनी फौज इंडियन आर्मी की आ चुकी है और आज यहाँ अटैक होना है, ऐसा नहीं। लेकिन उनकी गोलाबारी ज़्यादा? हाँ, गोलाबारी दोनों तरफ से, गोलाबारी पूरे दिन दोनों तरफ से चलती रहती थी वो। पीछे से RT की भी 40 किलोमीटर से चलती रहती थी। हमारा जो पर्सनल फायर बेस था, जो 5 किलोमीटर के इलाके में काम करता है बटालियन का, उसमें 81 मोटर, उसमें MMG जिसकी रेंज लगभग 1800 मीटर होती है, AGL, उसके अंदर हमारे 84 RL, उसके अंदर LMG 51 मोटर। इस प्रकार के जो वेपन थे, उनसे अल्फा और डेल्टा कंपनी के जो स्पेशल वेपन थे, सपोर्टिंग वेपन थे, उनसे एक फायर बेस तैयार किया गया। और जैसे ही हमने मेजर बजाज साहब उसको फायर बेस को कमांड कर रहे थे, उस समय सीनियर हमारे अफसर थे, और बहुत अच्छा उनका वो कमांड और बहुत अच्छा उनका फायरिंग सपोर्ट हमें मिला। और जैसे ये 8 बजे हमारी जो RT गन्स थी, जिसमें बोफोर्स वगैरह पीछे सब थे, इतना ज़बरदस्त फायर उनके ऊपर डाला पाकिस्तान के ऊपर। हमें जैसे किसी दिवाली को बड़े बड़े शहरों में ऐसा कभी वो उजाला नहीं देखा हमने आज तक के TV पे या उसमें, जो उस दिन हुआ वहाँ टोलिंग के ऊपर। और 10 मिनट तक इतना ज़बरदस्त फायर हुआ कि पाकिस्तानियों में हाहाकार मच गए। और उसी समय हमने राजा रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए वहाँ से जो डेड ग्राउंड था हमारे और उनके बीच में, उसको क्रॉस किया। ये जो 10 मिनट का टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम था, इसमें उनको फायर करने का मौका नहीं मिला, हमारे ऊपर बहुत कम मौका मिला। जो मोर्चों में थे उनको मिला, लेकिन जो ओपनली उनके संगठ में थे और थे, वो तो मौका नहीं मिल पाया उनको। हमारी बोफोर्स ने पूरा, और ये जो हमारी RT थी उन्होंने दबा दिया। बोफोर्स ने काफ़ी कमाल दिखाया था। काफ़ी कमाल दिखाया। बोफोर्स बहुत ज़बरदस्त वेपन है, बहुत ही उन्होंने कारगिल के तो कहते हैं कारगिल बताया ही पाने के अंदर निर्णायक इसमें भूमिका मैं मानता हूँ। मैंने खुद ये देखा है अपनी आंखों से और महसूस भी किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वो फायर आगे बढ़ता गया। ये सब हमारा जो तालमेल था RT का, वो हमारा वो बहुत ज़बरदस्त था। ऊपर से भी हमारे जो वायुसेना थी,
उनका जो काम था, उन्होंने फायर तो उस रोज वहाँ पर नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से पाकिस्तानियों को दबा के रखा, वहाँ से ड्राई रिहर्सल की कि जिससे ओपनली कोई उनको सपोर्ट बाहर से दूर से नहीं मिल पाए। और 15-20 मिनट में तो हम बिल्कुल क्लोज वहाँ पहुँच गए। तो हमारा फायर आगे शिफ्ट हो गया, उनकी तरफ से अल्लाह अकबर ऐसे इस तरीके के नारे लगे, हमारी तरफ से हमारा जो रेजिमेंट का नारा है राजा रामचंद्र की जय, और बोलते हुए बिल्कुल हैंड टू हैंड फाइट हमारी, कहीं 5 मीटर, कहीं 7 मीटर, कहीं 10 मीटर से, हाँ बिल्कुल फाइट हैंड टू हैंड। एक तो मोर्चे में मेरे एक साथी थे कृष्ण कुमार, उनके कान में से गोली मोर्चे से लगी, उन्होंने बैरल भी पकड़ी है, हाथ जल गया उनका। हाँ, इतना क्लोज, हम इतना वहाँ पर क्लोज। और इसी दौरान हमारी जो पहली गोली लगी वो हवलदार सुल्तान सिंह जी थे, ग्वालियर साइड के रहने वाले, उनको लगी पेट के अंदर ऊपर। वो बिल्कुल क्लोज उनके वहाँ पहुँच गए थे मोर्चे में, और बिल्कुल उनका बहुत ज़बरदस्त वहाँ काम रहा। वहाँ उन्होंने पहला जो मोर्चा संभाला वहाँ पर, वो उन्होंने संभाला। उनको गोली लगी, पेट में लगी, फिर कंधे में भी लगी, उन्होंने फायर भी किया, उनके भी मरे, लेकिन वो वहीं क्या उनको वहीं शहीद हो गए फर्स्ट में। और उनके शहीद होते ही जैसे ही तो फिर तो बटालियन में जोश आ गया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, खुद पर्सनल सेफ्टी की परवाह ना करते हुए, और हैंड टू हैंड फाइट में पूरा उनको वहाँ से जो मरे वो मरे, और बाकी वहाँ से छोड़ के पके। पूरी रात ये लड़ाई चली। इसी तरह हमारी तरफ से चली, उसी तरह दूसरी तरफ से जो मेजर विवेक गुप्ता थे, वहाँ वो चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे, और उन्होंने टॉप पे इस प्रकार से ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते वो खुद इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। महावीर चक्र उनको मिला है। हमारे हवलदार दिगेंद्र सिंह थे, वो उनके साथ थे। सूबेदार भंवरलाल साहब थे, वो इसमें थे उनके साथ में। हमारे सुमेर सिंह जी राठौड़ थे, जो उसमें मोटर के ओपी थे, वो उसमें वीर गति को प्राप्त। ये सब आपकी आंखों के सामने गए? हाँ, ये सब हमारे बिल्कुल बहुत ही क्लोज, जिसमें हम एक साथ बैठते थे, उठते थे, खाना खाते थे, पार्टियों के अंदर आपस में एंजॉय करते थे। वो सब लोग जो बड़े खानों में एक साथ रहते थे, हर कंपटीशन में, हर लड़ाई की ट्रेनिंग के अंदर, ये सब बिल्कुल क्लोज हमारे। तो उस समय एक बार ये मन में नहीं आया कि ये सभी मेरे अपने हैं, ये जा रहे हैं, कहीं मेरी बारी तो नहीं आ रही? ये जो बारी आने की बात हमारी कभी नहीं आई दिमाग के अंदर, क्योंकि ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इसमें ख़त्म होऊंगा या मैं मरूंगा इसके अंदर। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की एक भावना रहती थी। हम बहुत नए लड़के थे, और विशेषकर जो नए लड़के थे उनमें बहुत जोश था। उनमें तो यही था कि हमारे सुल्तान सिंह जी अभी शहीद हुए हैं, इन्होंने ये किया तो हम इनके 5 मारें, 10 मारें, हम इनके वो करें। ऐसा नहीं था कि हम मर जाएंगे। मरने का तो कोई वो ही नहीं था, कोई शादी वगैरह हुई नहीं थी उस समय, कोई परवाह नहीं थी किसी चीज़ की। और हमारे एक चीज़ और थी, और मैं तो मानता हूँ, कोई माने या नहीं माने, हमारे गांव के अंदर भोम्या जी महाराज का मंदिर है। और हमारे ये मान्यता है कि मेरे गांव के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में, उसके बाद 1947 में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में फौजियों का गांव है, पूरा फौजी रहते हैं पूरे। लेकिन आज तक मेरे गांव का कोई फौजी लड़ाई के अंदर शहीद नहीं हुआ। लड़ी सबने, और लड़े और जीते, और जीत के आए, वापस घर आ गए। तो हमारे गांव में एक ऐसी मान्यता भी है कि हमारे भोम्या जी महाराज रक्षा करते हैं। तो ऐसा भय नहीं था, और भोम्या जी महाराज का स्मरण रहता था। मेरी माता जी खुद शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, उन्होंने शिव जी का मंदिर भी बनवाया है हमारे घर पे, बहुत बड़ा मंदिर, अच्छा मंदिर है, और वो भी उनकी भक्ति। तो माँ का भी स्मरण रहता था कि उनका आशीर्वाद है, तो ऐसा कभी नहीं लगा। माँ का आपने नाम लिया, मैं ये जानना चाहूँगी, उस वक्त तो आप विवाहित नहीं थे, और माँ थी आपकी देखभाल के लिए, पिताजी आपके नहीं थे, तो उस समय उनको क्या लगता था? कैसे आपकी बात हो पाती थी युद्ध क्षेत्र से? या कि माँ अकेले सोचती होंगी बेटा अभी पता नहीं कहाँ है, क्या है, वापस आएगा नहीं आएगा? किस तरह से आपसे संवाद कैसे होता था? मेरी माँ जो है वो एक संत थी, उन्होंने गृहस्थी बहुत पहले छोड़ दी थी, और वो पूरा अपना ध्यान जो उनका मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करना, माला जपना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, मेरा बचपन पूरा उनके साथ इस प्रकार से ही बीता है। तो मैं माँ का एक तरीके से भक्त हूँ, भक्त था। उनकी याद हमेशा वहाँ भी आती थी, अब नहीं है वो, अब भी बहुत ज़्यादा याद उनकी आती है। अच्छा, माता जी जाती? हाँ, अभी 5 महीने पहले मेरी माँ गई, 93 साल की उम्र के अंदर। और जैसे उनको पता चला, क्योंकि ये जो 12 जून 99 को लड़ाई हुई,
इसमें मेरे गांव के कई आसपास के लड़के घायल हुए। तो इससे पहले ही जब लड़ाई का उनको पता चला कि लड़ाई छिड़ गई है, बात तो नहीं हो पाती थी, माँ से लड़ाई के क्षेत्र में कभी बात हो नहीं पाई है। कोई संपर्क का साधन नहीं संपर्क का साधन ओनली लेटर ही था। जब कैंप में फुर्सत के क्षणों में होते थे तो लेटर लिखते थे और वो जाता था उन माँ के पास में, और माँ भी मुझे लिखती थी, वो मेरे पास आता था। मेरी बड़ी बहन है, वो लिखती थी, वो भी मेरे पास आता था। और बड़ी बहन ने तो बहुत भावुक लेटर उस समय लिखे कि भाई अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ के तेरे पास आ जाती है। इस तरीके से घर वालों से, जो मेरे चाचा जी के यहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन था, माताजी वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर रहते थे, तो वहाँ मेरी बात उनसे हो जाती थी। घर पे कोई फ़ोन नहीं था हमारे, तो वहाँ कभी कभी जो सैटेलाइट फ़ोन से वहाँ से बात कराई जाती। अच्छा, आप लोगों को सैटेलाइट फोन वहाँ उपलब्ध कराया जाता था या? हमें आर्मी की तरफ से सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध करवाए जाते थे। 2-2 4-4 मिनट का मौका मिलता था, उसमें कुछ टूटी फूटी बातें, कभी आवाज़ आती थी, कभी नहीं आती थी। और कभी दोनों साथ बोल रहे हैं, हाँ, कभी दोनों साथ बोलते थे, कभी तो नहीं दोनों समझ चुप में हो आता था गए, क्या बोल रहे भावुक हो गए। तो उससे कभी बात इतना कि बस मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना आप लोग, और हम बढ़िया हैं। वो घर वाले चिंता व्यक्त करते थे तो हम कहते थे नहीं, ऐसी कोई परवाह की बात नहीं है और बहुत अच्छी स्थिति में हम, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही बात हो पाती थी उस समय। कभी सच नहीं बताते थे कि क्या स्थितियां हैं? नहीं, सच्ची था। घर वालों को भी पता है कि बचपन ऐसा ही रहा। बचपन में भी हम बस ऐसे नटखटी थे और कॉलेज के टाइम में भी ऐसे नटखटी रहे। तो ये तो पता था घर वालों को डरेगा तो नहीं और ना डर की कोई ऐसी स्थिति आएगी। तो ये तो पता था घर वालों को, गांव वालों को, सबको। फिर वहाँ जैसे ये स्थितियां थी, अब आप लोग का वहाँ किचन था जो कुक होते थे, इसमें जैसे 12 जून 99 को हमने ये पूरा टनलिंग जो दोनों तरफ से कैप्चर कर लिया था। इसके अंदर हमारे एक ऑफिसर मेजर विवेक गुप्ता और 2 जेसीओज और लगभग 8 जवान इसमें शहीद हुए हमारे, और काफ़ी पाकिस्तानियों को यहाँ मारा था। पूरा टोलोलिंग कैप्चर कर लिया था इसमें। और जो टोलोलिंग टॉप से जो जनरल महेंद्रपुरी साहब थे नीचे, सुबह हमारे सीओ साहब उनको रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सर आई एम स्टैंडिंग ऑन टोलोलिंग टॉप। हमारे जो सीओ साहब है वहाँ तिरंगा फहराया और वहाँ ये कहा उन्होंने। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या टोलोलिंग को कैप्चर हो सकता है। टोलोलिंग इतना हार्ड था कि वहाँ चढ़ना, वहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी बैठी है उसको भगाना, और हमारी जो आर्मी है वो 15-20 दिन से वहाँ लगी हुई थी, लेकिन उनको कोई सफलता वो मिली नहीं थी। किसी भी पोस्ट के ऊपर किसी पहाड़ी को 12 जून 99 से पहले इंडियन आर्मी को कोई सफलता नहीं मिलती। पहली सफलता थी इंडियन आर्मी की, वो 12 जून 99 को टू राजदीप ने दिलाई। और उसके लिए ऊपर तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक बार बार पूछ रहे थे क्या वास्तव में ये टोलोलिंग को कैप्चर कर लिया। टोलोलिंग का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था। वहाँ से टोलोलिंग से ही उन्होंने जो श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग था इसको ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही टोलोलिंग कैप्चर हुआ, ये रास्ता खुल गया, पीछे से हमनसन आना, पीछे से जवानों की गाड़ी आना, उसकी रफ्तार बढ़ गई, और वो जो आना था आगे डिप्लॉय होना है उसमें बहुत आसानी हो गई। और कोई इसके अलावा रास्ता ही नहीं था वहाँ से कि कोई वहाँ से निकलने का या आने का। तो इस प्रकार से ये 12 जून 99 को हमने वो पहला टास्क पूरा किया। मैं बता रहा था आपको कि आप पूछ रहे थे कि भाई कैसे फायरिंग आती थी। फायरिंग का तो ऐसा था कि ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं भी 5 मीटर भी अगर दूर, तो पूरे दिन फायरिंग आती रहती, दिन में रात में भी। हाँ, दिन में रात में। आइडिया हमें इतना हो गया था कि हम उससे घबराते नहीं थे। हमें ये जैसे आता था वहाँ से बम्बारमेंट, हमें पता चल जाता था फायर हमारे पास में गिरेगा, 100 मीटर आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, कहाँ गिरने वाला है। उस हिसाब से हम हमारी पोजीशन लेके अपने आप को बचाते थे, और कुछ जवान उसकी चपेट में भी आ जाते थे। इसके बाद 15 जून 99 को हमारे कुछ इक्विपमेंट अम्युनिशन ऊपर बच गए थे। हमने जैसे कैप्चर करने के बाद में लगभग 12 बजे के लगभग हमें आदेश मिला कि टू राजदीप की कैजुअलिटी काफ़ी हो गई है, लगभग 100 के लगभग घायल और 11 कैजुअलिटी। तो टू राजदीप विड्रॉल करेगी नीचे और उसकी जगह 18 ग्रेनेडर आगे आ जाएगी। तो वहाँ से हमारा काफ़ी अम्युनिशन, इक्विपमेंट, हथियार ऊपर बच गए थे, क्योंकि जो जवान घायल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बच गए थे ऊपर। उनको लेने के लिए हम 15 जून को वापस गए थे। रात को गए, फिर सुबह वहाँ से वापस आए हम। तो जब आ रहे थे शाम को वापस, उस समय हमने काफ़ी भूखे थे, उस समय पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था हमने।
तो जैसे ही द्रास के अंदर हम नीचे उतरे तो वहाँ पहाड़ियों के तलेटी में घर हैं, तो घर के लग उस पूरा गांव खाली हो गया था। तो वहाँ कुछ चावल बिखरे हुए पड़े थे, चावल। तो हमने, हमारे पास मिल्क मेड होता है और उनके ही बर्तन थे वहाँ, उसमें हमने उस मिल्क मेड में खीर बनाई। और अभी क्या है कि इसको खाएंगे तो गर्म थी खीर, तो उस खीर को हमने खाया नहीं। ये क्या है कि नीचे हमारा चार्ली कंपनी का कुक हाउस है, तो वहाँ चल के अपन इसको, हमारा खुद की कंपनी तो वहाँ से कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये था कि चार्ली कंपनी का कुक हाउस नज़दीक है, वहीं खाना खाएंगे। हम 15-20 जवान थे। उस खीर को हमारी जो चाय की केटली होती थी उसमें भर के, हाँ, और नीचे आ गए। और नीचे आके 5-10 मिनट रेस्ट किया। हम हथियार रखते हैं ऐसे, एक जगह LMG लगा देते हैं, उसके ऊपर राइफल रख देते हैं, ये सिस्टम होता है हमारा वहाँ पर। वो रखे और हमारे जो साथी थे दूसरे, उनसे कि भाई प्लेट दो, खाना खाएंगे। चार्ली कंपनी के जो, उनसे प्लेट लेकर वो खाना खाने लगे। हम जैसे ऐसे लेने लगे, उसी समय इतना ज़बरदस्त बम्बारमेंट उस कुक हाउस के ऊपर आया पाकिस्तान की तरफ से। जब खाने में लगे हुए, लाइन में लगे हुए थे, खाना ले रहे थे, खाना बन गया था, कि वहाँ एकदम से पूरे कुक हाउस के देगड़े वगैरह सब उछल गए। और वो मेरा साथी था आशीष, उसके अंदर शहीद हुआ। एक अभी ऑन ड्यूटी है सुबेदार आंसू, वो आंसू नया जवान था उस समय, बिल्कुल मेरे साथ था। मैं बस उसका हाथ पकड़ के रही कि बड़ा पत्थर उसके पीछे आके ऐसे पोजीशन ली हमने, मतलब छुपे उसके नीचे। और सीओ साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जल्दी अपनी अपनी पोजीशन को बदलो, छोड़ दो यहाँ जगह, छोड़ दो, लोकेशन छोड़ दो ये, क्योंकि ये उनको पूरा यहाँ से कोई न कोई ऐसा जासूस था जिसने ये पूरी लोकेशन का उनको पाकिस्तान के अंदर पूरा GR दिया उनको। बिगर GR के 40 किलोमीटर से पीछे से फायर नहीं आ सकता है। बाद में वो पकड़े भी गए। और इस रात फटाफट जो थे हमारे बाकी जो घायल हुए जवान, उनको एक जो ये गाड़ियाँ थी 1-2 में, उनको LS वगैरह में करके उनको भेजा। और हम पूरी रात ऐसे बिना कोई कोट वगैरह के, क्योंकि जो भी वो थे सब उसी के अंदर रख दिया। ऊपर से आए थे, पसीने आ रहे थे उस समय निकाल के, और पूरी रात सर्दी के अंदर उस पहाड़ी के अंदर हम ऐसे उसमें रहे। बहुत कठिन रात थी। काफ़ी जो हमारे घायल साथी थे वो भी हमारे साथ थे। आंसू बिल्कुल घायल हो गया था, उसकी एक आँख पूरी यहाँ से पूरा आंखों में वो घुस गया था, ये पूरा चेहरा सूज गया था उसका, हाथ में भी उसको लगी थी। मैं तो बच गया था, मेरे को नहीं लगी उसके अंदर। तो इस प्रकार की वहाँ पोजीशन, ये एपिसोड होते रहते थे इस प्रकार की लड़ाई के अंदर। नीचे भी पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर भी ये ऐसा होता था। और काफ़ी वहाँ हमारे जो शहीद हुए थे उनको बाद में पूरे सम्मान के साथ उनको अपने अपने घरों को भेजा गया। दोबारा हमें टास्क मिला 28 जून 1999 को कि डोलोलिंग ने बहुत अच्छा काम किया है। मेजर जनरल महेंद्रपुरी साहब आए, बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने एहसान माना टू राजरिप का, कि टू राजरिप ने वो काम किया है जो कोई कर नहीं पाई। कारगिल की विजय के द्वार खोल दिए उन्होंने। खुद ने ये जो शब्द कहे वो आज भी मेरे कानों में अच्छा, ये उनके शब्द हैं। और दूसरी जो फिर 28 जून 1999 को हमें टास्क मिला। ये जो टास्क था ये उससे भी हार्ड टास्क था। 28 जून 9 ये क्या था? ये 3 पिंपल जो पहाड़ी है, जो 3 किलोमीटर का रिज था, इसमें अलग अलग चोटियां 3 रिज हैं, तो उसको कैप्चर करने का टास्क मिला था। और उसके अंदर कोई फायर बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं थी जहां से कि उनके ऊपर डायरेक्ट फायर डाला जा सके। ये बड़ा रिज था, ये आर्टी गनें भी लगी थी, लेकिन वहां से भी डायरेक्ट सपोर्ट की मिलता, उसमें भी बहुत बाधाएं थी। और इसके अंदर भी जब हमारे सीओ साहब ब्रीफिंग कर रहे थे, जब एचआर का समय था, तो उन्होंने कहा कि आप, ये राजपूत और जाटों की फौज है, आपने पहले भी करके दिखाया है, आपका बहुत ऐतिहासिक इतिहास है, और आज आपको एक बार फिर ये करके दिखाना है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, 2 तरफ से अटैक था, दोनों तरफ से राजपूतों को ही मोर्चा संभाला था। क्योंकि जो पहली जो अटैक था उसमें दोनों तरफ से अटैक हुआ, लेकिन जाटों की कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई थी उसमें, चार्ली कंपनी के। अच्छा। हाँ, हमारी सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई थी, हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया, और उधर हमारी थोड़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई थी 10। उसका कारण ये भी था। और उसमें हमारी अल्फा कंपनी जो लीडिंग कंपनी थी, उसने सामने से अटैक किया, और हमें पाकिस्तान के अंदर घुस के और उनके पीछे से अटैक करना था।
हमारी जो टुकड़ी थी डेल्टा कंपनी स्कूल के, जैसे हम वहाँ से चाउर का समय हो रहा था हमारा, हम चलने वाले थे, सीओ साहब ब्रीफिंग कर रहे थे, उसी समय हमारे जो फायर बेस था उस पर आरटी का फायर आया और वो पूरी तरीके से लगभग बर्बाद हो गया। हमारी जो गनी थी, हमारी जो जवान थे, वो जवान उसमें 2-3 जवान शहीद हुए, काफ़ी घायल हुए उसके अंदर। और एक बहुत ही कम छोटी जगह के अंदर ब्रीफिंग करते हुए सीओ साहब ने फिर भी कहा, बहुत ज़बरदस्त सीओ हमारे कर्नल रविंद्रनाथ साहब थे, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, हम उस फौज के आदमी, हमारी रेजिमेंट वो है, या तो हम आज 3 पिंपल को कैप्चर करेंगे या फिर यहीं वीरगति को प्राप्त होंगे। और उन्होंने पूरा जोश उस समय बढ़ाया। जवानों ने भी कहा कि हाँ सर, कुछ भी हो जाए हम करके आपको देंगे ये। और हम वहाँ से चले, नीचे उतरे, वहाँ से जो नाला था जो पाकिस्तान में जहाँ से हमें घुसना था, वहाँ से उनके बोवी ट्रूप्स और ये इस प्रकार के माइनिंग वगैरह थे, उनमें कई जवानों के पैर भी उड़ गया जिसका उड़ गया। और वहाँ भी जो फायर आया बीच में, उसमें हमारे आरटीओपी थे वो घायल हुए, हमारे साथ जो डॉक्टर बसु थे वो उसके अंदर घायल हुए, और आरटी के जो 2 जवान और थे वो उनके साथ छोड़ने पड़े। लेकिन हमारे मेजर मोहित सक्सेना साहब और लेफ्टिनेंट केंगरूसी साहब, इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और बिल्कुल तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। जो घायल हो गए छूट गए वो छूट गए, बाकी सब आगे बढ़ते रहे हम। और इससे पूरे उसको पाकिस्तान का जो एक कैप्चर था, ये नाला था, इसमें से होते हुए ऊपर से पहाड़ियों को से पता नहीं चल पाया कि हम यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ फायरिंग चल रही थी ज़बरदस्त। जहाँ जहाँ से हमें ऐसा अंदेशा था कि वहाँ से वो देख सकते हैं, वह सब जगह फायर आरटी से वहाँ डाला जा रहा था। तो बिल्कुल यहाँ से बीच से रात को 1:30 बजे हम लगभग उनके पीछे पहुँचे। ये एक नोल हिल के नाम से एक पोस्ट जो सबसे लास्ट है, आज भी वहीं तक कैप्चर है इंडिया का, उससे आगे नहीं है। मैं आपको बता दूँ एक बड़ी बात, इसके आगे अब पाकिस्तान का 5353 पोस्ट है आज भी। तो वहाँ इनका पूरा हेलीपैड, जहाँ उतरता हेलीपैड था, जहाँ इनका हेलीकॉप्टर उतरता था, इनका राशन डैम था जिसमें इनका फ्यूल डैम था, जहाँ इसकी बैरल वगैरह आती थी, वहाँ से सप्लाई होती थी पूरे इलाके में। और इनका ये जो चावल वगैरह राशन पूरा बोरियां थी वहाँ पर, वहाँ इन्होंने जो ऊपर था वो रस्से बांध रखे थे चढ़ने के लिए नोलिल के ऊपर, ताकि कोई आसानी से चढ़ नहीं पाए और वो खुद उन रस्सों की मदद से चढ़ जाए। उन रस्से रात में दिखाई नहीं दिए, तो चढ़ना बड़ा कठिन हो रहा था, कहीं जगह नहीं मिल रही थी ऊपर चढ़ने का। कड़े वो दिखाई दे रहे थे, वहाँ से उनका जो फायरिंग होती थी तो उसमें चिंगारी निकल रही थी, वो हमारे अल्फा कंपनी के ऊपर फायर डाल रहे थे। हम बिल्कुल साइलेंटली वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन चढ़े कहाँ से। फिर एक कट मिला छोटा सा, और वहाँ से हम जो बहुत हल्के जवान थे 12-13 जवान, वो हम एक एक जूते निकाल के और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ऊपर चढ़े। अच्छा, जूते इसलिए निकाले हमने बिल्कुल। वहाँ हमारे जो कैप्टन केंगरूसी साहब पहले चढ़े, वो नागालैंड के थे, एक एक का पकड़ के उन्होंने हाथ ऊपर और ऊपर खींचा। हमारे विक्रम सिंह, जिनको टाटरा के नाम से बुलाते हैं हम, एक खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे, जिन्होंने अभी एक डिफेंस एकेडमी भी कर रखी है यहाँ जयपुर के अंदर, यहाँ यही मिलिट्री कैंप के सामने। वो चढ़े और एक एक को पकड़ के ऊपर खींचा, नीचे से जवानों ने उनको सपोर्ट किया। और फिर बाद में वो आगे से ऐसे दिखाई दे रहे थे, एक कटोर था उस पर चढ़े। जो भारी थे, जो ज़्यादा हमारे सीनियर थे, वो नहीं चढ़ पाए उस पर ज़्यादातर। हवलदार से सरवण सिंह जी चढ़ गए थे, मैं था, सूबेदार करण सिंह जी थे, और हमारे बाकी जो साथी थे वो थे। बिल्कुल सामने से वो ऐसे फायर कर रहे थे। हम जब 20 मीटर की दूरी पे थे लगभग, उनको दिख रहे थे ऐसे। वहाँ एक और चढ़ाई थी, उसको चढ़े। मैं लगभग 11वें-12वें स्थान पे था, उनमें पीछे था। LMG थी मेरे पास, भारी वेपन थी, तो हल्के वेपन वाले आगे होते हैं। तो हमारे कैप्टन केंगरू साहब, सरवण सिंह साहब बिल्कुल ऐसे बहुत ही ऐसे छुपे हुए, केंगरूसी साहब ने इशारा किया ऐसे साइलेंट, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, पता चल गया तो साइलेंट टूट जाएगा और यहीं कॉन्टेक्ट हो जाएगा। चढ़े और जब बिल्कुल 2-3 मीटर की दूरी रही ऊपर से, तब दोनों तरफ से फायर खुला। 2-3 मीटर 2-3 मीटर ऊपर बिल्कुल। वो तो पत्थर के सिंगड़ में थे ना, यहाँ से तो हम गोली मारी तो लगी नहीं उनके। बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल नज़दीक जाके फायरिंग खुली। फायरिंग खुलते ही हमारे एक जवान का पैर भी फिसला, लेसनायक भवानी, इनके पास रेडियो सेट था। और कुछ सेकंडों के अंदर, मतलब सेकंड का भी कुछ हिस्सा मैं आपको कहूँ, जैसे पिक्चर के अंदर होता है कि एकदम से वहाँ से कोई आया, ऐसे उछला, टब्बे खाए, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उसमें
क्या पकड़ने के लिए जगह नहीं थी, राइफल हाथ में थी, फायरिंग कर रहे थे, तो उन जवानों के पैर फिसले, ऊपर से उछले, ऐसे नीचे टब्बा खाया और नीचे नाले में चले गए। हमारे जो जवान थे ऊपर से ऊपर जो लीडिंग वो जवान थे, मुझे भी गोली लगी पैर के अंदर, मेरे पैर में गोली आर पार लगी। मेरे साथ में हवलदार लाल सिंह थे, उनके हाथ ग्रेनेड से, उन्होंने ग्रेनेड फेंका, फायरिंग की AK-47 और छोटे वेपन से, और उनके जो हथियार थे उससे सब, ऐसा कोई बंदा बचा नहीं जो घायल नहीं। और वहाँ एकदम से तो 1 सेकंड के लिए तो सन्नाटा ऐसे हो, बिल्कुल उनका ही उनका। जैसे ही मैं नीचे गिरा और लगी, वैसे ही मैंने LMG का फायर खोला उनके ऊपर, और मेरे 1-2 साथियों ने और फायर खोला, और उसमें उनके 6 लोग वहाँ मारे गए। लगभग हमारा 10 मिनट लगभग फायर चला दोनों तरफ से। ये गोलियां लगने के बाद? हाँ, गोलियां लगने के बाद। गोली लगी उस समय एक बार लगा जैसे कोई गर्म चीज लगा देता है, जैसे कोई एकदम आपके पैर के आर पार हो गया? आर पार गोली चलेगी। उसके बाद भी लड़ाई? हाँ, 10 मिनट हमारा जबरदस्त फायर चला उनके साथ में, और वहां भी उनके 6 लोग मरे। उनका एक आदमी हमारे पास में, एक जवान हमारे पास में आके गिरा नीचे, और वो अल्लाह अकबर करके वहां से भागने लगे। हमने भी राजा रामचंद्र के जय किनारे लगाई। 2-3 ही जवान हम सेफ इस कंडीशन में थे, बाकी तो बहुत घायल जवान थे उसमें। और हमारे राजा रामचंद्र का जयकारा सुन के हमारे जो कंपनी कमांडर थे मेजर मोहित सक्सेना साहब, जो पीछे से, वो 4-5 जवानों को लेके और हमारे पास में आए। जो MMG बोलते हैं, बड़ी वेपन होता है MMG AGL, उस टीम के साथ हमारे पास पहुंचे। वो मेरे नीचे की साइड में थे, ऐसे ढलान था और मैं ऐसे ऊपर, तो मेरा ब्लड भी जाके उनको लगा। तो उन्होंने कहा भी, जयराम आपको गोली लग गई है, इसको पट्टी वगैरह बांधो कुछ। लेकिन तभी हमारे ऊपर और फायरिंग आ गया, सब अस्त व्यस्त हो गए। काफ़ी समय फायरिंग चली, और उसके बाद हमारे पास में कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे हम हमारे बाकी साथियों से और CO साहब से कांटेक्ट कर सकें। जो सक्सेना साहब का जो रेडियो सेट था, उस जवान के भी पेट में गोली लग गई थी, वो रेडियो सेट भी डैमेज हो गया था। हमारे पास में जो रेडियो सेट था, वो जवान नाले में चला गया था। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैप्चर तो कर लिया, वहां से भाग गए वो पाकिस्तान वाले। वो जो आपके तरफ आया था वो भी भाग गया? फिर एक बता रहे थे आप, वो मर गया वहीं गिरते ही मर गया। सही, वो तो खत्म हो गया, चिथड़ी बिछड़ गई। इतनी ऊपर से गिरने के बाद वहां तो पूरा पत्थर था, वो तो गिरे। हमारे भी 2 जवान उसी समय शहीद हो गए, और वो भी शहीद हो गया, खत्म हो गया। मैं ये उनकी तरफ से शहीदी बोलूँगा। जवान है जिसने लड़ाई लड़ी है, चाहे पाक का है वो, तो वो वहाँ ख़त्म हो गए। उसके बाद में सक्सेना साहब ने कहा रेडियो सेट लेके आओ, रेडियो सेट लेके आओ। 2 बार उन्होंने कहा। जब कोई जवान है तो मैंने कहा साहब मेरी LMG पकड़ो, मैं जाता हूँ। मेरा बड़ा वेपन था और मैं उसको फायर भी, LMG का बहुत इफेक्टिव फायर होता है। मैंने कहा मेरी LMG पकड़ो, मैं जाता हूँ। और मैंने उनको LMG पकड़ा कर मैं ऐसे कैसे खड़ा होके, और मैं पहाड़ी के साथ में जैसे नीचे गया, तो सबसे पहले हमारे जो नागा साहब थे, कैप्टन केंगरूसी साहब, वो पड़े थे। वो काफ़ी शरीर उनका बिखर चुका था। मैंने देखा तो देखते ही मेरे को एकदम से हुआ कि तो वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, अभी छेड़ने से कोई मतलब नहीं है। उनके बाद में मैं गया तो सरवण सिंह सेंगर थे, उनका भी लगभग यही हाल था। और नीचे गया तो हमारा हवलदार JP, जो थोड़े शरीर में भारी भी थे, वो थे, वो करा रहे थे उस समय, और उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, हेलमेट हेलमेट। तो मैंने उनको साइड में से खींच की कोशिश की तो नहीं हो पाए, वो काफ़ी भारी थे और वहाँ ऐसी जगह भी नहीं थी। तो मैंने हेलमेट उनके सिर पे लगाया, वो जा था। और उसके बाद नीचे और गया तो हमारा जो लेस नाइक भवानी था, वो भी बिल्कुल बेहोशी की हालत में वहाँ नीचे पड़े हुए थे। रेडियो सेट उनके भी कंधों से टूट के और नीचे नाले में चला गया था। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, मतलब बहुत भावुक सीन था उस पल में। मन को उस समय कुछ भावुकता ऐसा मन में कहीं कोई आई नहीं। उस समय तो क्रोध था एक मन में, जो हमारे जवान शहीद हो गए थे उनको देख के। और उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ये जो पाकिस्तानी इनको कच्चा चबा जाएंगे, मतलब इस तरीका का कोई ना कोई डर ना कोई भय मेरे मन में आया। और मैंने, ये भगवान की कृपा रही, मैं तो मानता हूँ भगवान की कृपा रही, मैं माँ का आशीर्वाद रहा। और वहाँ से वो रेडियो सेट लेके मैं ऊपर आया। तो ऊपर जब आया तब तक मेरा पैर काफ़ी जवाब दे गया था, लगी हुई थी गोली, और उसके अंदर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। चला गया मैं, वापस आना तो उस समय मुझे ऐसा क्रोध भी आया, मैं गुस्सा भी आया कि कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो मैंने एकदम से 1-2 थोड़ा अब्यूज टाइप में बोल के उनको कहा भी कोई मेरी मदद करो। तो एक विक्रम नाम का राइफलमैन था, वो मेरी मदद के लिए भी आया, और हम वो रेडियो सेट
उनको सक्सेना साहब को दिया। जैसे ही सक्सेना साहब को दिया, आज ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना हैं वो, और मेजर जनरल बनने वाले हैं। हमारे कंपनी कमांडर थे उस समय, मेजर थे। तो उन्होंने तुरंत सीओ साहब को मैसेज किया कि सर हमने ये यहाँ पर कैप्चर कर लिया, लेकिन मुझे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है और भेजो यहाँ पर, मुझे मेरे काफ़ी जवान घायल हो गए हैं, शहीद हुए हैं, मुझे और रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो सीओ साहब को अचानक उससे एक वो मिला, क्योंकि जो इतनी देर से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। सीओ साहब बहुत चिंतित थे कि क्या हो गया डेल्टा कंपनी को, डेल्टा कंपनी का कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं सौरभ कालिया जैसी स्थिति तो नहीं हुई है। इसलिए बहुत वो सौरभ कालिया जी का तो बहुत ही बुरा किया था हम लोगों ने। तो जैसे ही उनको कहा, उन्होंने तुरंत वहाँ से ब्रो कंपनी को हमारी मदद के लिए रवाना किया। और हम जो ये पूरा नॉलेज था, वो जो पोजीशन थी, हमारे कंपनी कमांडर साहब ने पूरा इसको कैप्चर करने के बाद में जगह जगह तुरंत वहाँ लगा दिए। उनके अंदर जैसे ये हुआ, हमारी अल्फा कंपनी जो सामने थी, वहाँ से वो राजा रामचंद्र के जयकारे लगा रहे थे, इधर से हम जयकारे लगा रहे थे राजा। तो दूसरों का आवाज़ से कॉन्टेक्ट हुआ, ओनली कम्युनिकेशन, ओनली आवाज़ से हुआ। और ये जो कम्युनिकेशन हुआ, इससे जो बीच में दो पाकिस्तानी फौज थी उसमें भगदड़ मच गई कि पता नहीं पीछे से कितनी फौज आ गई। उनको समझ नहीं आया, आगे से तो ठीक है, पीछे से पाकिस्तान की तरफ से कितनी आ गई। हम बहुत कम लोग थे, कम जवान थे, लेकिन उनको लगा कि पता नहीं कितने आ गए, उनमें भगदड़ मच गई। और वो जो वहाँ से भगे उसके जो नीचे की तरफ, तो वहाँ नीचे जो हमारे ऊपर नहीं चढ़ पाए थे जवान, वो थे, वो वैसे उनका कांटेक्ट हुआ। वहाँ भी हमारे 2 जवान शहीद हुए, उनके बहुत मरे। सामने हमारे जो अल्फा कंपनी दो, उसके कंपनी कमांडर हमारे शहीद हुए, मेजर पदमपाणी आचार्य। हमारे जो उनके ट्वाइसी थे, कैप्टन विजन थापर, वो शहीद हुए। हमारे जो सीनियर जेसीओ थे मान सिंह साहब, वो शहीद हुए। और कई जवान उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। मैं ये देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनके वीरगति उन्होंने ज़्यादा पाई। और वो हमारे 4 ऑफिसर, 2 जेसीओज और 17 जवान इसमें अच्छा, इन्होंने शहादत दी। तो ज़्यादा तो जवान ही थे, लेकिन रेशियो के हिसाब से देखें तो ऑफिसर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। हाँ, अगर रेशियो से देखें। और उनकी जो कमांड कंट्रोल थी, देखिए बिना लीडर के, बिना सेनापति के कोई सेना लड़ाई नहीं लड़ सकती, सेनापति ही लड़ाई लड़वाता है। तो ये हमारे सभी जो कमांडर थे, आज जो वीरगति को प्राप्त हो गए वो भी, और जो आज बहुत ही ऊंचे पदों पे हैं वो भी, जो रिटायरमेंट हो गए वो भी, वो बहुत ज़बरदस्त हमारे कमांडर थे। उन्हीं की वजह से, और जवानों का जो जोश था, सबको का एक जो एकत्रित हुआ, उसी के कारण ये जो टोलोलिंगो 3 पिंपल को हम जीत पाए। इस प्रकार से 28 जून 99 को हमने ये कैप्चर किया था। और इसी 28 जून की 99 की लड़ाई के लिए, विशेषकर नोल पर कब्जा करने के लिए और नाले में से रेडियो सेट लाके कम्युनिकेशन कराने के लिए, मुझे वीर चक्र से भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया। जी, सचमुच आपने ये बहुत बड़ा काम किया था। अगर रेडियो सेट नहीं मिलता उस दिन तो शायद, हाँ, यदि रेडियो सेट नहीं मिलता मैम, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, पीछे से मदद नहीं मिल पाती, और शायद एक दूसरी स्थिति होती। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक साथी थे राइफलमैन जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, एक ही दिन की भर्ती, एक साथ ट्रेनिंग करी हमने। उसको तो इस प्रकार से ब्रुश लगा था, ये पूरा नाक, ये आँख, ये कान और ये पूरा एक साइड का फेस उड़ गया था। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो नीचे तक पहुंच पाएंगे, लगता नहीं था वो नीचे तक भी पहुंच पाएंगे, लेकिन भगवान की मेहर रही। बहुत कठिन परिस्थिति में उनको भी हमारे जो बाकी जो ठीक जवान थे, वो ब्रो कंपनी के जवान आए थे, वो नीचे पहुंचाने में कामयाब रहे। मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी, मेरे साथी और थे उनकी बहुत नाजुक थी। लगभग 1 किलोमीटर तक तो हम ऐसे घिसटते घिसटते नीचे राइफल को थोड़ा आगे करके ऐसे आए। अच्छा, घिसट के। हाँ, घिसट। देखिए ब्लड लॉस भी काफी हो चुका था। ब्लड का तो सुन सारा, ये जो पैंट में पूरा ब्लड जम गया, और ये पूरा जूते वगैरह सब ब्लड में, ये तो पैंट ही काट के, ब्लड से काट के निकालनी पड़ी है। वो तो पूरा, वो तो बहुत सूख के उसमें, हाँ, सूख के पूरा चिपक गया वो। और अभी बहुत सहजता से कह रहे हैं, लेकिन सचमुच वो स्थितियां बहुत दुष्कर रही होंगी। फिर कुछ जवान, 2 जवान थे साथी, वो हमें जब मदद के लिए आए, और जब वो उठा रहे थे तब भी नहीं उठा जा रहा था, ऐसी स्थिति थी। वो तो आगे एक 18 ग्रेनेड के डॉक्टर साहब मिल गए, भगवान का शुक्रिया था,
उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, मोरफिया बोलते हैं जिसको, और कुछ 1-2 बिस्कुट, थोड़ा गर्म पानी खाने के लिए दिया। तो उससे थोड़ी एनर्जी लौटी। वो इंजेक्शन लगा, कुछ थोड़ा सा गर्म पानी मिला, कुछ से चाय भी उन्होंने बना रखी थी, 1-आध घूंट चाय की भी पी, और भी घायल थे हम। और 12 घंटे में नीचे उसके बाद में हम उतर के आए वहाँ से। उतरने में भी हमें 12 घंटे लगे। जो उतरे वहाँ से तो तुरंत फिर हमारी गाड़ी थी, उसने तुरंत द्राज में, और द्राज से हेलीकॉप्टर तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर। आप कितने महीने उसके बाद हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि पैर में तो? नहीं, मैं महीने नहीं रहा उस समय। मेरे जो था, मैं जब हेलीकॉप्टर में था तो मुझे सब कुछ ध्यान था। पायलट मेरा मन बहलाने के लिए बात कर रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, पूछ रहे थे। मैंने उनको बताया भी कि ऐसे ऐसे हमने अटैक किया और हमने कैप्चर कर लिया उसको। बड़ा जोश था। मेरा कैंप आया, उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर हुआ गया। तब तक मैंने कहा कि हमारा कैंप है, उनको पायलट को बताया। हंसी मजाक सी भी कर रहे थे उनसे। और वहाँ में मेरे को बेहोश हो गया था मैं उस हेलीकॉप्टर में। हाँ, फिर तो मेरे चारों तरफ जब डॉक्टर लगे हुए थे, और उस समय मेरे को होश आया। हाँ, 3-4 दिन में मेरे को वहाँ से वापस वो ट्रीटमेंट के बाद में, क्योंकि इतनी भीड़ जवानों की हो गई थी, घायल जवानों की हो गई थी वहाँ पर। ये कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ? गुमरी के अंदर हुआ। गुमरी के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया गया था टेम्परेरी। गुमरी कौन सी जगह पे है, कहाँ? सोनामार्ग और द्राज के बीच में पड़ता है ये पूरा। सोनामार्ग और द्राज के बीच में गुमरी नामक जगह, वहीं पर पूरा ये। फिर वहाँ से आपको कहाँ भेजा? वहाँ पर वापस बटालियन के अंदर। अच्छा। हाँ, वहाँ से वापस बटालियन में आया मैं। और जब तक 28 जून को हुआ था, तो 5-6 जून को फिर सीज फायर हो गया था उसके बाद। 5 जुलाई? हाँ, 5 जुलाई को लगभग। तो शायद में 4 जुलाई को या 5 जुलाई को वापस आया था। वो उसी समय फिर ये 6 तारीख को सीज फायर हो गया था। तो कुछ दिन वहाँ रुका मैं। उसके बाद में जब सीज फायर होने के 5-7-10 दिन बाद में मेरे को घर भेज दिया वहाँ से। कुछ ऐसी यादें जैसे आप लोग वहाँ पे खाना पीना खा रहे हों, हालांकि माहौल तो बहुत गमगीन भी था और बहुत तनावपूर्ण भी था, लेकिन जैसा कि हम लोग देखते हैं, कई बार फिल्मों में भी दिखाते हैं मस्ती कर रहे हैं, तो क्या ये सही है, करते हैं? बिल्कुल मैम, सही है। जैसे हम वहाँ पहुँचे थे सोनामार्ग और उसके बाद में द्राज, तो हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ फायरिंग की। तो ये जो डब्बे होते हैं, जो फ्रूट्स के डब्बे होते हैं, उनको रख के उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते थे। और वहीं पर जब हमारा कुछ ऐसा फुर्सत का टाइम होता था तो इकट्ठे होते थे। और ऐसे मेरे साथी थे मुकेश फौजी, जो आज बड़ा नाम है उनका, हरियाणा राजस्थान के अंदर अभी भी गाते, बड़े अच्छे गायक हो। लेकिन उस समय कोई बड़ा डब्बा या थाली ऐसी पकड़ा देते थे और उसी के ऊपर वो बहुत अच्छा वो गाना गाते थे, सुनाते थे पूरे देशभक्ति के गीत। और हमें बहुत उसके साथ मजाक करते थे। ऐसा नहीं है कि बस लड़ाई हो रही है तो बहुत सीरियस उसके अंदर हम होते थे, सीरियस नहीं, बहुत हंसी मजाक करते थे। पाकिस्तान की तरफ से गोला आता था, उसको भी हम लप्पू बोलते थे। तो वो लप्पू आ गया, लप्पू आ गया, ऐसे मजाक करते थे उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे घबराते नहीं थे, बिल्कुल डरते नहीं थे। और रात में भी कभी खाना खाते टाइम भी बैठ जाते थे, तो जो अच्छे गाने वाले थे उनको वो थाली लेके थाली से ही बजाते थे और उस पर गाते थे। हम सब ताली बजाते थे, एक दूसरे से मजाक करते थे। शाम को फुर्सत के क्षणों में लेटर भी लिखते थे घर के ऊपर। गाते गाते मेरी तो ये दिलचस्पी जानने में, क्या गाते थे? पहली लड़ाई के बाद में तो हमारे एक युद्धवीर था और मुकेश फौजी ने बहुत जबरदस्त गाना तुरंत ही बनाया उन्होंने। अच्छा, वही बना। ओ वीर सिपाही जो लड़े थे लड़ाई या 12 जून की रात ने, साथी छोड़ चले रे मारा साथ ने। ओ वीर सिपाही जो लड़े थे लड़ाई या 12 जून की रात ने। इस प्रकार से ये गाना पूरा, और एक एक जवान का इसमें पूरा नाम आप कभी उनके मुंह से सुनोगे, मैं पूरा नहीं सुना पाऊंगा आपको। एक एक जवान का नाम, सिया चमैया सवीर ले हाथ में गोला, ले बैंकर पे चढ़ गया। इस प्रकार से एक एक जितने जवान शहीद हुए थे उनका एक एक का नाम लेते हुए सबका। मेज सूबेदार भंवर लाल साहब ले हरी का नाम, पाकिस्तानी बैंकर पे चढ़ गया। इस प्रकार से ये जो थे बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो थे।
और देशभक्ति के और गाने वो सुना। ये वीर रस वाले गाने जो मन में वीर भाव भरे उस तरह के हैं। जी जी मैम। ठीक है, आपके जो इतने साथी बिछड़े हैं, तो बाद में कभी किसी परिवार से आप मिले, आपके मित्र थे, शुरू से आपके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की, तो ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई लम्हा जो आप उनके घर गए हों, उनके माता पिता या पत्नी या भाई? बिल्कुल मैम, जब लड़ाई के बाद में तकरीबन 4-5 महीने तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहा, पैर में दिक्कत रहती थी। वो मेरा शुरू से ही मन था कि जो मेरे साथी हैं, बहुत ऐसे महसूस होता था कि उनके परिवार से मैं मिलूं। और बहुत जल्दी ऐसा मौके भी आए जब पूरी बटालियन ने जो शहीदों की वीरांगनाएं थी उनको बुलाया, सबको एक जगह, और उनके घरों पे भी हमारे जो जवान थे उनके सबके घरों पे भेजे। मुझे भी जाने का मौका मिला, उनके परिवारों से मैं मिला। हवलदार सरवण सिंह सेंगर थे, उनकी जो मिसेज हैं उनसे, हवलदार सुल्तान सिंह उनसे, मेरे बिल्कुल गांव के पास हैं राइफलमैन विक्रम सिंह, उनके घर पे मैं गया हूँ। अभी भी उनके घर पे 2 महीने पहले भी उनके माताजी से मिल के आया हूँ मैं। मेरे पास उनकी फ़ोटो भी हैं। उनकी जो शहीद की मूर्ति वहाँ लगी हुई है डाडा सुद्रपुरा के अंदर, उसके पास उसके सारे फ़ोटोज़ भी हैं। तो मेरा मन रहता है और मैं जाता रहता हूँ। और हमारी जो यूनिट है वो भी इस मामले में बहुत हर साल हम सबको बुलाती है। हर साल हमारा जो कारगिल विजय दिवस है या फिर वुसाइड डे हमारा मनाया जाता है, उसमें अभी भी मैं कलकत्ता 2 बार जाके आया हूँ। मेरी बटालियन ने मुझे इनवाइट किया और मैं गया हूँ वहाँ पर। पूरे ब्रिगेड में ब्रिगेड के जो हमारे जो वीर नारियाँ हैं, जवान हैं, उनके सामने भी सबको मुझे कारगिल की संस्मरण साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ अभी कलकत्ता के अंदर। वहाँ भी मैं सबको और सबसे मिलते रहते हैं। हमारे पास सबके फ़ोन नंबर भी हैं, बातचीत भी होती रहती है। बहुत अच्छा लगता है उनको। अब पीछे की याद वो भी, उनके जो बच्चे हैं वो हमसे पूछते हैं कि मेरे पापा ने कैसे लड़ाई लड़ी, तो हम उनको बताते भी कि आपके पापा बहुत बहादुर थे और इस प्रकार से लड़ाई लड़ी। बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। और माताजी से, अभी जिनके माताजी से मिले हैं, उनसे क्या बात हुई? माताजी के से बहुत उनके आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा कि जो विक्रम जो था कभी डरता नहीं था, शुरू से बचपन से बहुत बहादुर था वो। और मैं कभी उसको टोकती भी थी, बेटा ऐसे, तो कहता था नहीं माँ, कुछ ऐसा। वो बचपन में लौट गए बच्चे थे अपने। बचपन में उनके बचपन की बहुत यादें उन्होंने ताज़ा की आपके साथ। और उन्होंने पूछा मेरे से कि वो कैसे वहाँ क्या हुआ, तो मैंने पूरा उनको बताया कि विक्रम भी बहुत बहादुरी से वहाँ लड़ा और ऐसे गोली लगी उस समय वो इस प्रकार से शहीद हुए। तो सारी चीज़ें उनके साथ में बैठ के 2-3 घंटे तक मैंने उनसे वार्तालाप अभी 2 महीने पहले करी है। बहुत अच्छा लगा। आपको देख के उनको अपने बेटे की याद? हाँ, उन्होंने कहा कि उनको विक्रम की याद आ गई और उन्होंने कहा कि अब विक्रम की जगह आप लोग ही हो मेरे पास में, और कौन है। क्योंकि विक्रम का जो परिवार है वो आजकल जयपुर में रहता है, गैस एजेंसी मिली हुई है उनको, तो यहाँ रहते हैं ज़्यादातर। उनका जो छोटा भाई है उनके पास माताजी रहती हैं, तो मैं पूरे परिवार से भी मिल के आया। उन्हीं के जो कजिन ब्रोदर हैं सूबेदार रामतार साहब, वो मेरी बटालियन में थे। वो आजकल आंखों से अंधे हैं और वहीं गांव में काफ़ी बुजुर्ग हो गए, तो उनसे भी मैं मिल के आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत पुरानी बातें बहुत साझा वहाँ की। कुछ आपके और मित्र जो मिलते हैं, कभी आप लोग बैठते होंगे, कुछ बातें करते होंगे कि ये रहा वो रहा कुछ? बिल्कुल, हम बैठते हैं। जितने हमारे रिटायरमेंट हो गए, हम जो जवान हैं वो साल में एक बार ऐसा फंक्शन करते हैं हम। कभी जयपुर में, अभी भिवानी के अंदर किया था, कभी दिल्ली में, कभी हम ग्वालियर के अंदर, कि वहाँ हमारे जितने भी रिटायरमेंट साथी हैं वो सारे आते हैं उसके अंदर, सबके सब आते हैं। हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, जो ऑन सर्विस ऑफिसर्स वो भी उसके अंदर आते हैं उसके अंदर। आपको अभी मैं बताऊँ आपको कि अभी कलकत्ता में गया तो केटी पटनायक साहब जो मेरे सीओ रहे हैं, आजकल अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, मैं फोटोज़ भी उनके आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी आए हैं। भिवानी में हमारा वो था तो भिवानी में भी वो भी आए हैं। और मतलब वही नाच गाना और सब बड़ा खाना 2 दिन तक हमारा चलता है। और वो पुरानी बातें आप चर्चा करते हैं, वही सारी शेयर करते हैं। वो पुरानी भी करते हैं, नई करते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल कैसा क्या चल रहा है, मैडम कैसी हैं,
वो सारी सब बातें पहले की तरह। आप लोग का एक परिवार ही बन गया है। बिल्कुल हमारा परिवार है, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, 1000 जो हमारे जो पूर्व सैनिक और वो हैं सब जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे के डेली उसमें एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और जो मित्र आपके जो सहयोगी घायल हो चुके थे किसी के जी मैम। पैर से जी मैम। वो है या कोई हाथ से, जी उनकी क्या स्थितियां हैं? उनके लिए कोई हमारे 7 जवान जिनके पैर उड़े हैं, उनको कैटेगरी ए करके उस समय घर भेज दिया था। तो उस समय भी उनको कारगिल पैकेज अच्छा मिला था। और यहाँ आने के बाद में किसी को रिलायंस ने गोद ले लिया, किसी को टाटा ने ले लिया, किसी को दूसरी कंपनियों ने, पुनर्वासित हो गए सभी अच्छे लोग। पुनर्वासित हो गए। जब मैं आपको शेयर करूं कि राम साहब बाजिया है हमारे, अभी जयपुर में रहते हैं यहाँ पर। तो उनकी शाहपुरा के अंदर बहुत सैनिक गैस एजेंसी के नाम से गैस एजेंसी उन्हीं की चलती थी पुरानी। अभी उनके आईटी कॉलेज है, स्कूल वगैरह हैं और सिक्योरिटी एजेंसी है, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। अभी गहलोत सरकार के अंदर वो हमारे जो सैनिकों का बोर्ड होता है, सैनिक सलाहकार कल्याण समिति बोर्ड। के उपाध्यक्ष थे कर्नल मानवेंद्र सिंह के साथ में। तो बहुत हमारे जो जवान हैं वो अच्छी स्थिति के अंदर है। और कुछ जो गांव में रहते हैं मेरे जैसे, वो भी सामान्य जिंदगी अपनी जी रहे हैं। लेकिन मन में जो जज्बा है वो सैनिकों वाला ही है, वही लड़ाई वो वही तो सैनिकों वाला है, और जब हो तक जाएगा। जिएंगे जब तक रहेंगे वो सैनिकों वाला ही रहेगा। वही उम्र हो सकता है कुछ ढल जाए, लेकिन जब मन के भाव हैं वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ऐसा लगता है कि उम्र ढलती जा रही है, वो तो एक वही भाव है, वही रहेंगे। आज भी ये है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला तब भी हमने हमारी बटालियन के अंदर मैसेज भेजा, और से यहाँ का जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उनसे भी मिलके हमने कहा कि कोई भी अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम फिर से तैयार हैं। जहाँ भी हमारा जो एक्सपीरियंस है, जहाँ भी हमारा उपयोग हो सकता है, आप काम ले सकते हैं हमें, हम बिल्कुल जब आप आदेश करेंगे हम तैयार हैं। और जब तक जिएंगे तब तक भी इंडियन आर्मी को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी निश्चित रूप से हम तैयार हैं, और बॉर्डर पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देश के लिए आपका प्रेम और आपके सभी साथी जवानों का प्रेम बचपन से रहा है, सच में बचपन से रहा है। हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह जी 1965 के अंदर, मेरा जो पड़ोसी गांव बिहारीपुर, वो शहीद हो गए थे 1965 में, और उनको अशोक चक्र मिला था। उनकी मूर्ति लगी हुई है, 1965 से उनका मेला भरता है वहाँ पर। उनकी सेवा करने के लिए, वो मेला बढ़ाने के लिए, उनके जो भाई थे छोटे, उन्होंने शादी नहीं करी। हरी सिंह जी उनके बड़े भाई कर्नल थे मग सिंह जी। तो वो उन मेलों को देख देख के उनमें जाते आते थे। तब से बचपन से एक भाव था कि हमें भी कैप्टन महेंद्र सिंह जी की तरह आर्मी में जाना है, और इस प्रकार से काम किया। भगवान ने हमारी सुनी, मौका भी दिया लड़ने का, और अशोक चक्र तो नहीं लेकिन वीर चक्र भी भारत सरकार ने बहुत दिया। बड़ा सम्मान है। भारत सरकार ने दिया। तो वो एक जज्बा था, शुरू से था। माँ भी हमेशा यही पढ़ाती थी। माँ जब काम में लगी होती थी तो या तो रामायण या फिर महाभारत कहती थी कि वाँच के मेरे को सुनाओ, तो पढ़ के सुनाते थे तो उससे एक भाव आते थे। शुरू से माँ कहती थी, वीरता धीरता प्रभाव और चतुराई, संघर्षशील सदा देता रही दिखाई, दानशीलता प्रजाहित हो प्रभुताई, यही तेरे सहज गुण ये क्षत्रिय भाई। कि राजपूत का यही गुण है कि उसको वीर होना चाहिए, प्रजा के लिए, जनता के लिए अगर कुछ कर सके तो वो सारे गुण उसके अंदर उन्होंने बताए कि इस प्रकार से। और वही भाव रहे, माँ की एक विशेष कृपा रही, वही मेरे गुरु भी हैं, मेरी माँ भी हैं, कि उनके आशीर्वाद से जहाँ भी गए हमेशा सफलता मिली। आप जैसे सैनिकों के, आप जैसे जवानों के तो हम सभी इस देशवासी ऋणी हैं। और आपकी ये सारी बातें सुन के सच में ऐसा लग रहा है कि मोर्चे पर आप लोग किन परिस्थितियों में कैसे लड़ाई लड़ते हैं। बहुत मुश्किल है, जितनी सहजता से आपने बताया, सहज उतना है नहीं। उसको आप एक मानसिक रूप से आप उसको अपने आप को तैयार करते हैं कि हम इसे सहज माने, लेकिन सचमुच वो सहज नहीं है। आज आपने इतनी सारी बातें की हमारे साथ, उन स्मृतियों को हमारे साथ साझा किया। सच में हम आपके बहुत आभारी हैं। आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने इतनी सारी बातें कही, वीरता की चीज़ें सुनाई। सुनने में सहज लग रहा है लेकिन सचमुच सहज नहीं है ये सब। इतनी कठिनाइयों भरे पलों में आप लोगों ने धीरज रखा, तकलीफ थी, शारीरिक पीड़ा थी, उसको भी एक तरफ रखते हुए और देश को विजय दिलाई। तो हम देशवासी आपके ऋणी हैं। और आपने ये कहानी हमारे बीच साझा की, सचमुच हम उन पलों को थोड़ा बहुत करीब से समझ पा रहे हैं।
आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे धन्यवाद मैडम। और हम सैनिक तो होते ही इसीलिए हैं। हमारा जो जिस प्रकार से आपका स्टूडियो का काम है, हमारा तो जब जरूरत पड़े तब सीमा की रक्षाओं का ही दायित्व है, और वो हम भरपूर निभा पाए, उसके लिए भगवान की कृपा रही, और हमारी जो माता पिता गुरु ने जो हमें संस्कार दिए उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कारगिल युद्ध ने पाकिस्तान को तो धूल चटाया ही, उसको आईना दिखा दिया। हमारे देशवासियों ने भी उस समय ये जाना कि हमारे सैनिक किस तरह लड़ते हैं, और उनके मन में सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ा। सैनिकों का देश प्रेम उन्होंने देखा, सबने देखा। लेकिन देशवासियों के सामने उनके लिए ही एक सवाल है कि क्या देश प्रेम सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी है या देश के सभी लोगों की? और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि क्या ये जिम्मेदारी वो मन से निभा रहे हैं? ये सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.